बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ, आज थोड़ा सा प्रोग्राम हम लेट कर रहे हैं, ट्रेन की डिलेज़ की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोर्स जाने की तरफ से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ। और कल होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि वो नए चेंजेस लेके आ रहे हैं इमिग्रेशन रूल्स में। ये चेंजेस आ रहे हैं 1 दिसंबर 2020 मेनली। और वो क्या है, थोड़ी सी मैं आपको समरी दे दूँ। एक तो है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आते हैं, स्टूडेंट विजिटर वीज़ा, विजिट वीज़ा के लिए, विजिट वीज़े के ऊपर आप आते हैं पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो करंट रूल्स हैं वो आप खाली 30 डेज़ के लिए यहाँ आ सकते थे, पढ़ सकते थे और फिर आपको वापस जाना पड़ता था। उसको 1 दिसंबर से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि 6 मंथ्स पर आप आ सकते हैं ऑन अ स्टडी विजिट वीज़ा। इसको बढ़ा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड न्यूज़ उन एप्लीकेंट्स के लिए जो इंडिया या पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं टू लर्न इंग्लिश कोर्स। थोड़ी सी इन रूल्स में सख्ती भी आ रही है, क्योंकि प्रीति पटेल ने बार बार कहा था कि फ्रॉम 1 जनवरी हम सख्ती करेंगे सबके साथ, के जो एप्लीकेंट्स हैं, जो स्किल्ड हैं, हम चाहते हैं वो ही एंटर करें, और जो अनस्किल्ड हैं हम उनको इस मुल्क में नहीं चाहते। और इस सख्ती ये की है इन्होंने कि अगर आपकी कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर आप कोई जुर्म कमिट करते हैं, पहले क्या होता था कि अगर आप कोई छोटा सा जुर्म करते थे, जैसे कि आप दुकान में गए और थोड़ी सी शॉपलिफ्ट किसी कोई चीज़ उठा लिया आपने, और आपको वो आपके रिकॉर्ड में वो आ जाता था कि आपने शॉपलिफ्टिंग की जुर्म की है, या अगर आप कोई लड़ाई में शामिल थे और वो आपके रिकॉर्ड में आ जाता है, उसको वो कहते थे परसिस्टेंट अफेंडिंग। कि फॉर एग्जांपल आपके 2-3 अफेंसेस हैं। अब अगर आपके 2-3 ऐसे अफेंसेस थे, होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं करती थी। उनके पास डिस्क्रेशन होती थी। अगर आप बार बार कमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो बार बार दुकान में जाके चोरी कर रहा है और उसने 2-3 सालों में 5-6 दफ़ा ये किया है, फिर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते। लेकिन अगर आप एक परसिस्टेंट अफेंडर हैं, अंडर द न्यू रूल्स, होम ऑफिस ने ये पब्लिश किया है कि हम आपकी एप्लीकेशन को मैंडेटरी लाजमन रिफ्यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ वेरी बैड न्यूज़ जिन लोगों के पास है क्रिमिनल रिकॉर्ड। और जिन लोगों को सज़ा होती थी 1 साल तो लेके 4 साल, और वो फर्दर लीव के लिए अप्लाई करते थे, जो करंट रूल्स हैं, होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को 10 साल तक रिफ्यूज़ कर देती थी। सो करंटली अगर आपको सज़ा हुई है, फॉर एग्जांपल 1 साल की, आपने कोई क्राइम कमिट किया था, होम ऑफिस की पॉलिसी थी कि 10 साल तक वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है और उसके बाद वो आपको ग्रांट कर देती है वीज़ा। लेकिन जो नए रूल्स आ रहे हैं 1 दिसंबर, अगर किसी को 1 साल तो लेके 4 साल सज़ा होती है, वो भी होम ऑफिस मैंडेटरी उसको रिफ्यूज़ कर देगी फौरी तौर पर, चाहे 5 साल ना गुजर जाएँ, 10 साल क्यों ना गुजर जाएँ, उसको वो रिफ्यूज़ कर देगी। सो इसमें क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ वो काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। और अगर आपको नॉन कस्टोडियल सेंटेंस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जुर्म कमिट करते हैं और आपको वो कम्युनिटी सर्विस देते हैं, इसको कहते हैं नॉन कस्टोडियल सेंटेंस, उस पे भी थोड़ी सी सख्ती वो कर रहे हैं कि अगर आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं फ्रॉम आउट कंट्री, 12 मंथ्स गुजरने चाहिए, होने चाहिए वो सेंटेंस को, फिर जाके आपके एप्लीकेशन को वो अलाउ करेंगे। अगर 1 साल नहीं गुजरा और आपको एक नॉन कस्टोडियल सेंटेंस हुई थी, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी सर्विस आपके होम कंट्री में, आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। और अगर आप अप्लाई करते फॉर एग्जांपल फर्दर लीव इन कंट्री और आपको एक नॉन कस्टोडियल सेंटेंस हुई थी, उनके पास डिस्क्रेशन है केस वर्क के पास कि वो शायद अगर वो चाहें वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो चाहें वो ग्रांट कर सकते हैं। क्योंकि जो करंट रूल्स हैं, अगर आपके पास एक नॉन कस्टोडियल सेंटेंस होती थी, अनलेस इट हैपन विद इन 1 ईयर, होम ऑफिस उसको ओवरलुक कर देती थी। सो करंटली अब जब भी आपको कोई नॉन कस्टोडियल सेंटेंस होती है, एट एनी टाइम होम ऑफिस उस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकती है, उनके पास डिस्क्रेशन है। एक गुड न्यूज़ आई है एक नए रूल्स में, और वो है कि जब आप अप्लाई करते हैं विजिट वीज़े के लिए और आप गलती के साथ कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, होम ऑफिस फौरी तौर पर आपको 10 साल का बैन दे देती है। इसमें थोड़ी सी उन्होंने नरमी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई
डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई गलती आप कर देते हैं, होम ऑफिस एंटी क्लियरेंस ऑफिसर के पास डिस्क्रेशन है, उसको वो ओवरलुक कर सकता है और फिर भी आपको वो ग्रांट कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको फौरी तौर पर 10 साल का बैन दे देंगे। सो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी न्यूज़ है। और भी मज़ीद चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा इस शो में, लेकिन बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन है। ये आवाज आती है? कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। जी फरमाइए। राइट। पता क्या है कि मैं जी जी ओस्टे हूँ, और अगर कोई मुझे लड़की जाती इंग्लिश, उससे मैं स्ट्रेट शादी कर सकता हूँ या उसके साथ में रह सकता हूँ, तो उसका रूल्स कहता है। और अगर जो अगर ऐसे ही चलता रहा बगैर कोई लड़की ली, तो कुछ न हुआ तो क्या हो सकता है? ये आप मुझे एडवाइस चाहिए। ठीक कैन है, मैं यू देता हूँ आपके सेंड? सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आपने मुझे बताया है कि आप एक ओवरस्टेयर हैं और आप एक रिलेशनशिप में हैं एक लड़की, एक इंग्लिश लड़की के साथ। अगर आपको वीज़ा मिल सकता है उस बेस के ऊपर या नहीं? जी हाँ, आपको बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप एक जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, उस बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एक थोड़ी-सी गलतफ़हमी होती है सोलिसिटर्स को और एप्लीकेंट्स को कि वो समझते हैं कि उनको शादी करनी पड़ेगी। नहीं जी नहीं, ये लाज़मी नहीं है रूल्स में। अगर आप अनमैरिड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अनमैरिड पार्टनर्स, उस बेस के ऊपर भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मेनली आपको यही साबित करना होगा कि आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन है और अगर आपको वापस भेजा जाएगा, आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती। ये इसको कहते हैं इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स। और ज़्यादातर जो एप्लीकेशन अगर वो रिफ्यूज़ होते हैं, इस वजह से होते हैं। आपको साबित करना है कि अगर आपको वापस भेजा जाएगा, आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती। अगर आप ये साबित कर सकते हैं, फिर आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ से एक एंटी क्लियरेंस लेके आएँ। आप इन कंट्री आपको वीज़ा मिल सकता है। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप अपने कोई करीबी सिस्टर को मिल लें। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आप ऑन योर ओन राइट आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और अपनी पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करते, फिर क्या हो सकता है? फिर आप एक ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन रूल्स इसमें काफ़ी सख्त हैं और ये कहते हैं कि अगर आपको 20 साल हो गए फिर ही जाके हम आपको वीज़ा देंगे। उसमें एक और कैटेगरी है, जहाँ अगर आपके 20 साल से कम हैं, लेकिन अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपको वापस जाना बहुत मुश्किल होगा, आप अपने होम कंट्री में सेटल नहीं हो सकते, फिर उस बेस पर आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन वो जो कैटेगरी है, मेरे ख्याल में तकरीबन इम्पॉसिबल है। 1000 लोगों को एक शख्स को मिलता होता है वो वीज़ा उस कैटेगरी में, अगर वो अप्लाई करें फ्रॉम 1000। अगेन मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि आप फौरी तौर पर अपने करीबी सिस्टर को मिल लें और वो आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, कैसे भाजी को आप? इजाज़त भाजी, कितना ठीक ठाक हो? ठीक है भाजी। मेरा छोटा ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ। मैं ना 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ EU ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਡ ਆ, हाँ ਬਟ जी, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਰੋਮੇਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। सॉरी थोड़ा सा उच्चा बोलना, आवाज़ नहीं आ रही। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ। सॉरी। सॉरी आवाज़ नहीं सी आ रही, थोड़ा सा उच्चा बोलना। ठीक है सर। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ दोबारा इधर आओ, थोड़ा ਮੇਰੇ सवाल ਕੋਲ सुन। ਨਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ EU ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ठीक है, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ। ठीक है, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। हाँ जी। ਤੇ ਬਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਪਤਾ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਨ ਰਾਈਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
या तो किसी होर कैटेगरी स्विच कर लो, अगर थोड़ी कोई होर रिलेशनशिप शुरू हो जाती है किसी होर कुड़ी दे नाल, वो तुसी कर सकते हो, या तुसी ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन पा सकते हो। बेस्ट चीज़ यही होगी कि कोई भी कदम उठाने तो पहलों तुसी अपने कोई सलिसिटर ਨੂੰ मिल लो, वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ बेस्ट एडवाइस कर सकता है। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और देखते हैं साढ़े अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो भाईजान, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ने पूछना सी कि यूरोपियन नेशनल ਜਿਹੜੇ ਨੇ जी जी ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ परमानेंट स्टे है, जी जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं या अगर आप यूरोपियन नेशनल के डिपेंडेंट हैं, आपको 180 डेज से यूके से बाहर नहीं गुजारने चाहिए 1 साल में। अब थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन आती है कि जब आपको आजकल प्री सेटल स्टेटस ग्रांट किया जाता है, उसके साथ आपको एक ईमेल भेजते हैं और उसमें एक चिट्ठी लिखी होती है कि आप 2 साल से बाहर यूके में गुजार सकते हैं और आपकी प्री सेटल स्टेटस को अफेक्ट नहीं होगा। और इस वजह से क्लाइंट्स समझते हैं कि हम 2 साल यूके के बाहर गुजार सकते हैं। जी नहीं, जो वो चिट्ठी में लिखा होता है कि 2 साल आप यूके के बाहर गुजार सकते हैं, उसका ये मतलब है कि आप 2 साल यूके के बाहर गुजार सकते हैं, लेकिन आपका जो प्री सेटल स्टेटस है, वो जो लीव उन्होंने दी हुई है, वो कैंसिल नहीं होगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल आज मैं चला जाता हूँ पाकिस्तान और वहाँ मैं 1.5 साल गुजार लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि मैं वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्री सेटल स्टेटस है, 5 साल का वीज़ा है, मुझे यूके एंटर वापस करने देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मैं अप्लाई करूँगा इंडेफिनिट के लिए, सेटल स्टेटस के लिए, वहाँ मेरे एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे और मुझे दोबारा ये प्री सेटल स्टेटस नहीं देंगे और आई विल बी एन ओवरस्टेयर। इसलिए मेक श्योर करें कि अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, आप 180 डेज 1 साल में बाहर नहीं गुजारते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम भाई, आपका शो तो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो तो मच। काफ़ी रहनुमाई मिलती है। तो मेरा किसी जाने वाले ने ये स्टैंड से फ़ोन किया था कि आप कमरान भाई से पता करवा के, उनकी थिंकिंग तो वो 18 साल से कम में, तकरीबन कोई बड़ी बच्ची को 7 साल हो गए, 3 साल 4 साल ऐसे वो पढ़ते हुए यूके में पढ़ रही हैं, मदर के पास यहाँ पे हैं, और स्पेनिश पासपोर्ट उनके पास है, उनके पास वहाँ पर 5 साल का कार्ड है या कोई ऐसा रेजिडेंस कार्ड है स्पेन के अंदर। क्या वो क्योंकि यहाँ पर आ सकती है? एक बार उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया लेकिन रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। और एक सवाल ऐसा ही है कि बच्चे के पास स्पेनिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान में है और उसकी वालदा पाकिस्तान और वालिद उसके फॉरएवर के डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेन के, ठीक है। क्या वो अपने बच्चे के साथ आ सकते हैं? और इन दोनों के लिए ठीक आप है, बता दें। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, जो मदर है वो स्पेन में है स्पेन में, और उनके पास क्या है, वहाँ रेजिडेंस कार्ड है स्पेन का? रेजिडेंस कार्ड वहाँ का स्पेन का। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनके पास क्या है, स्पेनिश पासपोर्ट यूके में या वो स्पेनिश पासपोर्ट है, वो स्पेनिश पासपोर्ट यूके में स्टडी कर रहे हैं पिछले 5-6 उनके साल। पास स्पेनिश पासपोर्ट है। और जो फादर है बच्चों का, वो कहाँ है? वो उसको लगे वो उसके साथ नहीं रह रहा, सिंगल मदर है स्पेन। वो नहीं रह रहा उसने। अच्छा, और बच्चे किसके साथ रह रहे हैं अभी? बच्चे यहाँ पे नानी अम्मा के पास पढ़ रहे हैं, वो 3 बेटियां उसकी नानी अम्मा लेकिन के पास किसके पढ़ साथ वो रही रह रहे हैं, उनका हैं। गार्डियन कौन है? एक नानी अम्मा। ठीक है, मैं ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ कैरी ऑन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा गया था कि जहां कॉलर ने बताया कि उनकी जो फ्रेंड है वो स्पेन में है, उनके पास स्पेनिश रेजिडेंस कार्ड है, उनके जो बच्चे हैं वो स्पेनिश नेशनल हैं और वहाँ यूके में रह रहे हैं और वो एजुकेशन में हैं, और जो बच्चों की माँ है वो उनको ज्वाइन करना चाहती है यूके में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे ख्याल में आपके दोस्त के पास 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर वो अप्लाई करती है अंडर द चेन क्राइटेरिया कि बच्चे एजुकेशन में हैं और
अगर आपकी जो फ्रेंड है वो अगर साबित कर सकती है वो बच्चों की प्राइमरी केयर है कि मेन डिसीजंस बच्चों की वो ले रही है, फिर उसको होम ऑफिस एंटी क्लियरेंस ग्रांट कर देगी 6 मंथ का फैमिली परमिट, और उसके बाद वो अप्लाई कर सकती हैं प्री सेटल्ड स्टेटस के लिए। एक तो और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अपने करीबी सॉलिसिटर को मिल लें, वो फिर आपको तफसील में बता सकता है कि और कौन से ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके पास रेजिडेंस कार्ड है, वो ये भी ट्राई कर सकती हैं कि वो ट्रैवल कर ले टू द यूके बाय शोइंग द रेजिडेंस कार्ड, और उनको वो एंट्री मिल सकती है। ये भी एक ऑप्शन है पोटेंशली। ये मैं नहीं कह रहा कि ये 100% ऑप्शन है, लेकिन ये भी शायद उस बेस के ऊपर उनको भी एंट्री शायद दी जाए। अगेन बेस्ट टू सी योर लोकल सॉलिसिटर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कामरान साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे पास इंडेफिनेट है और 2 बच्चे जो हैं वो दोनों ब्रिटिश हैं। सॉरी, अपनी मैं वाइफ को दोबारा से कहिएगा, मुझे सुनिया नहीं गया। पास इंडेफिनेट वीज़ा है और मेरे 2 बच्चे ब्रिटिश हैं। ठीक है। अब मैंने वाइफ के वीज़े के बारे में था, उन्होंने जो लास्ट एक्सटेंशन जो लास्ट सेक्शन करवाई थी, उसमें उन्होंने स्पाउस की 10 ईयर रूट पे डाल दिया था, क्योंकि उनका जो इंग्लिश का कोर्स था वो हेल्थ से नहीं था। अब उन्हें 8 साल हो गए हैं इस कंट्री में और उनका वीज़ा दोबारा एक्सपायर हो रहा है, लास्ट एक्सटेंशन ड्यू है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जो बेस्ड ऑन माई वीज़ा एंड माई किड्स, अब उनका 10 ईयर रूट पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अप्लाई करें या स्पाउस रूट पे करें, क्योंकि हम दोनों तरह से रेडी हैं। और दूसरा ये कि अगर हम स्पाउस रूट पे जाते हैं तो इंग्लिश कोर्स कौन सा होगा? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें आपकी वाइफ की जो एप्लीकेशन 10 ईयर रूट पर करें, उस पर भी आप कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको या आपकी वाइफ को इनकम रिक्वायरमेंट नहीं दिखानी होगी, और दूसरा कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट वो भी दिखानी नहीं होगी। अगर आप स्विच करना चाहते हैं अपनी वाइफ को फ्रॉम द 10 ईयर रूट टू द 5 ईयर रूट, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको 18,600 इनकम रिक्वायरमेंट साबित करनी होगी, और आपकी वाइफ को A1 इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। अब यहाँ आपने इवेल्युएट करना है कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं टू द 5 ईयर रूट, दोबारा वो 5 साल आपको करने पड़ेंगे, और फिर उनको जाके मिलेगा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इसका ये मतलब कि 7.5 साल बाद उनको मिलेगा ILR। शायद आप समझें कि बेहतर यही है कि अगर वो 10 ईयर रूट पर अभी हैं, यही बेस्ट होगा उनके लिए, और उसके बाद खाली एक और एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, बल्कि बजाय 7.5 साल बाद उनको मिलती है ILR। ये आपको थोड़ा सा इवेल्युएट करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक ज़रूर ये फ़ायदा है अगर आप 5 ईयर रूट पर स्विच कर देते हैं कि आपके एक एप्लीकेशन के जो तकरीबन 2,500 पाउंड है, वो पैसे आपके बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। Can you hear me? I can hear you loud and clear. Hello? Hello? Can you hear me all right? I can hear you very loud. Go for it. Hello, Mr. Kamran. Hello? I'm listening. What is this? I'm sorry to bother you. मैं पता क्या है, मलिक इन साउथ होल गया था। I'm stayed in this country और स्टाइल, और मुझे कोई लड़की मिल जाती है इंग्लिश, तो उसे किस तरह ऐसे करना चाहिए, या हाउ can I put my case to you or any other solicitor? Please, can you tell me? I working at the moment about I stayed in this country 10 years. I've been working full time, paying tax and everything. Right. I answered your question at the start of the show. Did you not hear the answer? I didn't get the message from you. That's why I'm ringing you again. Okay, right. So Thank you. What I said was earlier on in the show, and you can watch this on YouTube and Facebook, is yes, you can apply on the basis of your partner. You don't have to marry her. You have to mainly show that if you are sent back to India, your relationship cannot continue. So that's the key requirements. Second question that you just asked now, can you approach me to do your case or any other solicitor? Yes, you can. You can get my details from Google if you want, or you can see your local solicitor.
Thank you very much for your call. Again, my advice to you will be is see a local solicitor who can explain this to you in greater depth, and then you can decide whether you want to pursue this application or not. Thank you very much for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. सर एक छोटा सा सवाल था कि 10 ईयर रूट पे वीज़ा मिला हुआ है तो एक्सटेंशन आ रही है तो क्या मुझे सोलिसिटर पड़ेगी कि मैं कर सकता हूँ? और कोई सवाल आपका? थैंक यू वेरी मच। बस ये फ़ोन पे बता दें प्लीज़। ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. देखें, कोई भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन हो, अगर आप समझते हैं कि आप खुद कर सकते हैं, कि अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है, आप खुद कर सकते हैं. और मेरे ख्याल में व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो खुद कर सकते हैं, उन्होंने किया है. बेशुमार स्टोरीज़ आप सुनते हैं कि जहां ऑनलाइन लोग लिखते हैं कि मैंने खुद एप्लीकेशन किया था और मुझे वीज़ा मिल गया. लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने बेशुमार स्टोरी सुनी है जहां क्लाइंट्स ने खुद कोशिश की है कि वो एप्लीकेशन को सबमिट करने की, और वहां उन्होंने गलती कर दी है और उनकी सारी इमिग्रेशन हिस्ट्री ख़राब हो गई है और वो ओवरस्टे हो गए. और यहाँ आपने फिर डिसाइड करना होता है कि अगर आप होम ऑफिस को तकरीबन 2500 पाउंड दे रहे हैं, आप 500 पाउंड अगर एक सलिसिटर को दे दें जहाँ आपको तसल्ली हो जाए कि आपका काम सही तरह से हो गया है, वो बेहतर नहीं है. लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप समझते हैं कि आप खुद वो फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, फिर ज़रूर आप कर सकते हैं. और मेरी एडवाइस सबसे यही होगी कि डोंट टेक द रिस्क. अगर आपके पास पैसे हैं, फिर एक सलिसिटर को जाके कम से कम एडवाइस तो ले लें. सो आई होप यू हैव योर आंसर. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम. जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में और मैं इस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हूँ, 10 तो यहाँ पे ही हूँ. मैं चाह रहा था कि मैं मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान में, और मैं चाह रहा था कि वो किसी तरह यहाँ पे आ जाएं. सिर्फ पाकिस्तान में मेरे पेरेंट्स ही हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कोई भाई जो है बहन भाई पाकिस्तान में नहीं है. तो पूछना था कोई ऐसा रूट है कि जिसके थ्रू मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ सकें. और आपकी पेरेंट्स की एज कितनी है? जी मेरे वालिद जो है वो 8 इयर्स के हैं और मेरी मदर जो है वो 60 इयर्स की. एनी सीरियस हेल्थ कंडीशंस विद बोथ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. एक रूट है जो उसको कहते हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव, और यहाँ एप्लीकेंट को साबित करना होता है कि उनको देखभाल की ज़रूरत है, जो हर दिन के काम है जैसे कि उठना बैठना खाना पीना, ये ख़ुद नहीं कर सकते. और इसकी 2 शर्तें होती हैं, या तो उनकी देखभाल के लिए कोई है नहीं वहाँ इनके होम कंट्री में, या वहाँ कोई केयर होम्स हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते. सो फ्रॉम दीज 2 आपको एक सेटिस्फाई करना होता है. प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है, फिर होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि उनकी आर्गूमेंट ये होती है कि आप वहाँ रह रहे हैं अपने होम कंट्री में, आप खुश हैं, आपके पास सब फैसिलिटीज़ हैं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है. चाहे आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैरी ऑन हो सकता है, आप यहाँ से उनको पैसे भेज सकते हैं और उनको सारी सहूलतें जो अभी मिल रही हैं वो अभी भी बाद में भी उनको मिल सकती हैं. इसलिए जो इसका थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी सख्त है. ये रूट उन लोगों के लिए है कि अगर आपके पेरेंट्स इंडिया या पाकिस्तान में हैं और उनकी काफ़ी एज है और वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते और उनके पास काफ़ी सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं, उस बेस के ऊपर होम ऑफिस फिर वीज़ा इशू ग्रांट कर देता है, और वो भी मेनली अपील पर जाके जज इशू करता है ये वीज़े. अगेन माई एडवाइस फॉर यू वो भी, अगर आप अपने कोई सलिसिटर को मिले वो आपको डिटेल में इसके बारे में बता सकता है. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरी 2 बातें हैं. एक बात यह है कि अगर मैं यूरोपियन नेशनल हूँ तो अगर पाकिस्तान दिसंबर के बाद जाना पड़े तो क्या उस तरफ जो सेटल स्टेटस है उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ठीक है. दूसरा सवाल. एक सवाल है. दूसरा, अरसा आदमी पाकिस्तान रह सकता है? दूसरा सवाल ये कि वो कितना अरसा पाकिस्तान रह सकता है, जिसका सेटल स्टेटस कितना अरसा रह, तो जाने आने में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वो सेटल स्टेटस ठीक है, मैं समझ गया.
वो हमारे पास जो है वो सिर्फ वो कागज है। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके पास सेटल स्टेटस है जिसको कहते हैं इनडेफिनिट लीव टू रिमेन, फिर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 180 डेज 1 साल के बाहर नहीं गुजार सकते यूके से बाहर। लेकिन सेटल स्टेटस के लिए ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप यूके के बाहर 5 साल नहीं गुजारते आउटसाइड ऑफ द यूके। दैट्स द मेन इशू है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आज चला जाता हूँ पाकिस्तान और मैं 6 साल पाकिस्तान में गुजारता हूँ, फिर जब मैं दोबारा एंट्री लेता हूँ यहाँ यूके में, हो सकता है कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर मुझे एंट्री ना दे और मुझे जो मेरी ILR है उसको वो रिवोक कर दे। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आप 6-8 महीने बाहर गुजारते हैं और आपके पास सेटल स्टेटस है जिसको कहते हैं ILR, उसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यो लाइव है सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी जी। अच्छा, मेरा सवाल था खान साहब से। मेरी खुद वीज़ा मैंने तकरीबन नेक्स्ट में फाइनल अप्लाई करना है। सॉरी, किसके लिए अप्लाई करना है? मैं अपना खुद जो मैं इधर अभी इंडेफिनिट होनी है ना, मेरी जो एक्सटेंशन है, मेरी फाइनल एक्सटेंशन लास्ट अप्लाई की थी 2018 में। ठीक है। अभी फाइनल वो नेशनलिटी जो होती है ना मेरी, वो मुझे शायद मिल जाएगी नेक्स्ट मई में। ठीक है, सो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, करेक्ट? जी। उसके बाद अगर मैं अपने उधर मेरी फैमिली है, बाकी सिर्फ पाकिस्तान में मेरे मॉम डैड है और भाई है, और उनको मैं फुली सपोर्ट इधर से करता हूँ। वो कोई ऐसा तरीका अगर उनको मैं इधर लेके आना चाहूँ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका सवाल है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया 2-3 कॉल्स पहले, कि अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है और अपने पेरेंट्स को आप बुलाना चाहते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल, काफ़ी सख्त रिक्वायरमेंट है। आपको दिखाना होगा कि उनको देखभाल की ज़रूरत है और इस वजह से आप उनको यहाँ यूके बुलाना चाहते हैं। अगर आप भाई को बुलाना चाहते हैं, वही रिक्वायरमेंट होगी कि अगर आपके भाई फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनके पास कोई डिसेबिलिटी है और उस बेस के ऊपर आप उनको बुलाना चाहते हैं, फिर जाके उनको वीज़ा इशू किया जाएगा। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं, मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि आप उनको एक और यूरोपियन कंट्री में बुला लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और इसके बारे में अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। ये भी हम एक रूट करते हैं क्लाइंट्स के लिए कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने बहन भाई को या पेरेंट्स को पुर्तगाल बुलाना चाहते हैं, या अगर आप उनको वर्क परमिट पर वीज़े पर बुलाना चाहते हैं बेल्जियम में, वो भी उसमें आपकी मदद हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो देयर। हेलो जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मेरी अम्मी है जो उनके पास स्वीडिश सिटीजन है, so she's an EU citizen. Okay. She's holding an EU passport. Okay. And she moved here 2 weeks ago. Okay. And I was just wondering, what are her options to, obviously she wants to apply for settlement. Got it. I'll explain that right away. Thank you very much for your call. Your mother can stay here because she is a European national. The best thing for you will be is apply for her NI number and then apply for pre-settled status for her. You can Google that online. It's a very straightforward application. It takes about 10 minutes. And then she will be issued with a 5-year pre-settled status. And after that, she can apply for indefinite leave to remain, which essentially means that she can stay here forever without any immigration restrictions. So the key thing for you is to apply for your mother's pre-settled status. Thank you very much for your call. नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। अगेन माज़रत चाहता हूँ कि आज हमने प्रोग्राम लेट शुरू किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को 6 बजे पूरे टाइम पर शुरू करें। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर।